बेच के सिर्फ 50,000 ही एडवांस मिला था। वो पूरा का पूरा मैंने सुजीत को लाके दे दिया, बोला भाई लोगों को दे दो। जो मैंने तुरंत के तुरंत लाके दे दिए थे भाई। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ूं, पैर पड़ूं, सिद्धि से 25,000 का एडवांस दिया था इतने बड़े काम के लिए, जैसे मक्खन की तरह हमने पूरा किया। 6 लाख का हुआ था और 50,000 पकड़ा। भिखारी समझ रखा है? नहीं अरुण भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग प्लीज मेरी मजबूरी समझो। मजबूरी क्या है रे? तुम किसी टीवी सीरियल के दुखियारे बाप हो जो अपनी लौंडिया का दहेज नहीं दे पा रहा है। और हल्के से अगर मार्केट में बात फैला दी ना कि बाड़मेर का केदार है जिसने सुपारी दी थी, तो पुलिस कतरेगी तुम्हें सुपारी की तरह। ये क्या बात कर रहे हो आप? धमका रहे हो आप लोग मुझे? हाँ सुजीत, समझा ले इसको। अगर मेरा दिमाग फिर गया ना तो अरुण अंदर रख घोड़ा यार। ठोक दो तुझे। हाथ जोड़ता हूँ, घोड़ा अंदर। ये सब मत करो यार प्लीज। यार मैं खुद इन लोगों के झांसे में फंस गया हूँ। अब मेरी कोई निजी दुश्मनी तो थी नहीं गिरीश कौशल से। मैं भी तो पैसा ही कमाना चाह रहा था यार। अब साला का कुत्ता बन गया इन लोगों के बीच और तुम लोगों के बीच। तो फिर ये नितिन कौन? आया मुझे बता। आजा आजा आजा, बहुत जल्दी आ गया था। आजा। क्या मजाक है? मजाक? मजाक? साले तेरा थोबड़ा दीवार पे चिपका मिलेगा तब पूछूंगा तुझसे मजाक। हम तुम तीनों को ठोक देंगे और फूट लेंगे। हमारा नाम तो आने जरा। तुम्हें तकलीफ होगी थोड़ी, मरना आसान नहीं है ना उतना। रमेश भाई, हमें मार के क्या मिलेगा तुम्हें? पैसे तो मिलने से रहना। ऐसे तो बेटा वैसे भी मिलने से। तेरे तो साले चेहरे पे लिखा 6 लाख क्या, ये 6 रुपए नहीं दे रहा। अरुण भाई बस थोड़ा और टाइम दे दो प्लीज। टाइम चाहिए तुझे? पहले पार्टी को जब ठोकना था तब सब कुछ टाइम टू टाइम, सब कुछ कट टू कट। हट! ऐसी कंगाल पार्टी मैंने आज तक नहीं देखी। ये काम उठाना ही नहीं चाहिए था। सलाह लेने के देने पड़ रहे हैं। इलीगल आर्म्स पोजीशन 1 लगा दो और तब तक कुत्ता साले को जब तक कि दामोदर का पता नहीं बता देता। उस कोठे पर दामोदर नामक क्रिमिनल के लिए रेड हुई थी जब विनय बाय चांस पकड़ा गया था, क्योंकि उसके पास 2 बंदूकें थीं। साथ ही विनय का छोटा भाई नितिन भी गिरफ्तार हुआ था, जो उस वक्त विनय के साथ कोर्ट पर मौजूद था। नितिन की दूसरी सुबह जमानत हो गई थी। छोटे यार, जैसे तैसे करके मेरी जमानत का इंतजाम करवा दे यार। अपनी लाइफ का सबसे बड़ा काम बाकी नहीं रह सकता। विनय देख, मैंने एक वकील से बात कर रखी है। उसने कहा कि वो फुल ट्राई करेगा। वो साला वो दामोदर का बच्चा जो भी हो, उसको उसी दिन कोठे पे आना था। भाई केदार मिला था, पूछ रहा था काम कब तक होगा। सालो ऐसी भी क्या चढ़ी हुई थी जो तुम्हें कल रात पर जाना पड़ा? 2 दिन रुक कर नहीं जा सकते थे काम खत्म करने के बाद? भाई हमें थोड़ी ना पता था वहाँ रेड पड़ने वाली है। अरे तो अब काम का क्या होगा? हाँ, मुझे नहीं पता। मैं विनय से बात करता हूँ, कुछ प्लान करते हैं। अरे भाई, यहाँ बैठकर तो मैं गोली नहीं चला सकता ना। मैं बात करता हूँ एक बार और वकील से। जल्दी कर। ऐसे हताश माहौल में विनय की मुलाकात सुजीत से हुई, जो एक हिस्ट्री शीटर था उसी जेल में। क्यों भाई, सुना है गन बेचते हो? क्यों चाहिए तुम्हें? घोड़े पर सवार, कहीं जाना भी तो होना चाहिए। कोई मंजिल तो हो, कोई निशाना तो हो। लोग हमेशा पहले निशाना चुनते हैं और फिर घोड़ा खरीदते हैं। तुम उल्टा करो, पहले घोड़ा खरीदो और उसके बाद निशाना तय करो। फिर तुम्हारे निशाने का क्या होगा? सुना मैंने, इस लड़के से बातें हो रही थी तुम्हारी, भाई लगता है। क्या सुना तुमने? यही कि कुछ और काम करने निकले थे, लेकिन यहाँ फंस गए। फंस तो गया हो। जहाँ भी फंसे हो, मैं निकलने में मदद कर सकता हूँ, क्योंकि मैं कल सुबह निकल रहा हूँ यहाँ से। मेरी जमानत हो गई है। जल्दी बोलो, पार्टनरशिप में काम कर सकता हूँ। काम
लॉकअप में विनय ने इस सुपारी का काम सुजीत को सौंप दिया था और इसी वजह से अगले दिन जमानत पर निकलकर सुजीत सीधे जाकर विनय के छोटे भाई नितिन से मिला। नितिन ने सुजीत को केदार से मिलवाया, जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट लॉकअप में कैद विनय परिहार और उसके भाई नितिन को दे रखा था। देख भाई नितिन, मैं पहले से ही 1 लाख का एडवांस दे चुका हूँ विनय को। और विनय जेल में बंद है तो तुम्हारे 1 लाख भी बंद है। कम से कम 6 महीने का लॉक इन है, फिक्स डिपॉजिट की तरह पड़ा रहेगा। इस एडवांस के अलावा ये कॉन्ट्रैक्ट 7 लाख रुपए में डन हुआ था। अरे पर काम होने के बाद ना, यहाँ तो एक पत्ता भी नहीं हिला अभी तक। देखो, विनय ने मुझे बोला था 6 लाख में सौदा तय हुआ है। मैं तो 6 से 1 दमड़ी कम ना लूंगा। देख भाई केदार, सीधी सी बात है, जितने पैसे में बात तय हुई थी उतने पैसे देने पड़ेंगे। अरे तो जो तय हुआ था उसके हिसाब से अभी तक गिरीश कौशल को ठुक जाना चाहिए था, पर वो तो हुआ नहीं है। अरे तो उसमें हमारी क्या गलती है? पर नितिन, मेरा काम तो नहीं हुआ ना। देखो, मेरे पास सिर्फ 25,000 रुपए एडवांस देने के लिए, वो ही दे सकता हूँ मैं एक चूहा मार के तुम्हारे हाथ में डाल देता हूँ, क्योंकि 25,000 में इससे ज्यादा काम नहीं हो सकता। कैसी बातें कर रहे हैं यार ये? सही बात कर रहे हैं यार भाई देखो, पहले मुझे यकीन दिलाओ कि तुम किसी काम के आदमी हो या नहीं, वरना पता चला तुम्हें कल मैंने पैसे दिए, तुम पे और हो लिए अंदर। यहाँ पैसा बांटने की मशीन नहीं खोल रखी है मैंने। वहाँ वो गिरीश कौशल, वो मजे में अपनी जिंदगी काट रहा है, और यहाँ मैं नौसिखियों में पैसे बांट रहा हूँ। अरे नहीं यार नितिन, रहने दो, मैं कहीं और से काम करा लूंगा। अरे रुक 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 रुक, ना तुम मुझे जानते हो और ना ही मेरे आदमियों को जानते हो। हम लोग साफ काम करते हैं, शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन एडवांस तो 25,000 ही है। पैसा लो, काम करो, उसके बाद तुम्हें बाकी रकम मिलेगी। अब इस रंगमंच पर शुरू हुआ षड्यंत्र का दूसरा अंक, गिरीश कौशल की हत्या का प्लान बी। इस अंक में रंगमंच पर एक और किरदार दाखिल किया गया। ये था शार्प शूटर अरुण, जिसके साथ सुजीत की लखनऊ जेल में दोस्ती हुई थी और जो सुजीत की तरह जमानत पर अब बाहर था। भाई काम अपने इलाके का बाहर का है, जहां हमारा कोई रिकॉर्ड है नहीं और ना कभी बनेगा, ऊपर से पैसे भी अच्छे हैं। तो हाँ समझू ना। भाई कोरे कागज पर तस्वीर बनाने में किसको मजा नहीं आता। तो कब पहुंच रहा है बाड़मेर? भाई हम कल तक पहुंच जाएंगे। ये हम कौन है भाई? भाई गेम बजा रहे हैं, आइटम नहीं। अब एक साथी तो चाहिए ना, रमेश नाम है उसका। ठीक है, लेकिन इस रमेश को अलग से पैसे नहीं मिलेंगे, अपने हिस्से से देना जो भी देना है, ठीक है? हाँ दे दूंगा यार, वैसे भी बहुत कड़की चल रही है। गिरीश कौशल की हत्या करने आए ये 2 किराए के हत्यारे अरुण और रमेश इस षड्यंत्र के रंगमंच में दाखिल किए गए 2 नए पात्र थे। जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग विनय परिहार करने वाला था, उसे अब सुजीत राठी और उसके लखनऊ से बुलाए गए 2 पेशेवर शार्प शूटर्स अरुण और रमेश ने कर दिया। सुपारी देने वाला केदार, लेने वाला सुजीत और अंजाम देने वाले अरुण और रमेश के बीच सुपारी की रकम को लेकर सौदेबाजी तनाव को और गरमा रही थी। देखो यार, बहुत जल्द मेरी जमीन की बिक्री के पैसे मिलते ही मैं तुम लोगों को पैसे दे दूंगा। कितने? 1.5 लाख। क्या तू गाड़ी की किस्त भर रहा है क्या? पहले 25,000 की डाउन पेमेंट, फिर 50,000 की किस्त, फिर अब ये तेरी 1.5 लाख की किस्त। तू बाकी के 4.25 लाख कब देगा? बुढ़ापे में पेंशन देगा मैं तू? अरुण भाई, सच सामने से बोल रहा हूं मैं। जो भी आ रहा है मेरे पास पैसा, मैं सब दे रहा हूं। मेरा भरोसा करो प्लीज, थोड़ा और टाइम दे दो। सुजीत। अरुण यार, इतना बोल रहे तो थोड़ा और रुक जाते हैं। अब दूसरा कोई चारा भी तो नहीं है। हाँ रमेश, अरुण मान जाओ। सुजीत, तू ये बोलकर पल्ला नहीं झाड़ सकता कि तू फंस गया। हमारी बहुत कड़की चल रही है इस वक्त। कड़की मेरी भी कम नहीं चल रही। साला पेट्रोल तक का पैसा नहीं है, मालूम? कड़की दूर करने का एक तरीका सोचा है मैंने। क्या? यहाँ जैसलमेर में एक सुनार की दुकान देख रखी है। लूटोगी? लूटेंगे तू, मैं और ये रमेश। आइडिया पूरा नहीं है भाई। और ये केदार के भरोसे कब तक बैठे रहेंगे हम लोग? मैंने सारी फील्डिंग कर रखी है। अच्छा, फाइनल प्रैक्टिस आज रात को करते हैं। एकदम लल्लू फुलटॉस बॉल मारने जैसा होगा मक्का। मैच कब खेलेंगे? कल। उसके बाद छू हो जाएंगे। और ये केदार? केदार का क्या यार, कहाँ भागे जा रहा है? भले ही 7 जन्म लगे, साले से पाई वसूल करेंगे, सूद समेत। पैसे तो निकलवाएंगे ही, खून के पैसे हैं, पसीना बहा के कमाए।
मेरी तरफ से तो डन है। और ये कहाँ पे है गहनों की दुकान? हेलो। ऋषिनगर पुलिस स्टेशन से पुलिस इंस्पेक्टर प्रदीप राठौड़ बोल रहा हूँ। जी सर। तुम्हारे पापा ने एक जमीन खरीदी थी जिसे लेकर कोर्ट में केस चल रहा था। सॉरी सर, इन सब के बारे में मैं कुछ नहीं जानती। अभी अभी सब संभालने की कोशिश कर रही हूँ। और जब पापा थे तब तो कभी ऑफिस ही नहीं आई। मैं समझ सकता हूँ। देखो, रिकॉर्ड चेक करो, वहां जाकर पूछो किसी से। ये जमीन तुम्हारे पापा ने 2013 में किसी गौरीशंकर पालीवाल से खरीदी थी। ठीक है, मैं चेक करूँगी। लेकिन सर आप एक बार अतुल जी से बात कीजिए ना, क्योंकि पापा के प्रॉपर्टी मैटर्स वही संभालते थे। ठीक है, थैंक यू माधुरी। रस्तोगी, इस अतुल को बुलाओ और गौरीशंकर पालीवाल। लेकिन सर वो तो चल बसे। बेटा बलदेव पालीवाल है ना? हाँ सर। बुलाओ। बलदेव जी, साहब ने थाने बुलाया आपको। मुझे? क्यों? अब आपके पिताजी गौरीशंकर जी ने गिरीश कौशल को कोई जमीन बेची थी ना? अब बेची थी तो? हाँ, तो उसी के बारे में साहब को आपसे बातचीत करनी है। चलिए। सर 2 साल पहले की बात है। मरहूम गौरीशंकर जी को अपनी 4 बीघा जमीन बेचनी थी। तेरे दादाजी ने 4 बीघे जमीन बेची थी, एकदम घाटे का सौदा। कोर्ट केस किस बात को लेके हुआ था तो? गौरीशंकर जी के परिवार को लग रहा था कि घाटे का सौदा हुआ है। अच्छा, हुआ था क्या घाटे का सौदा? सर कोई दूध पीते बच्चे तो थे नहीं। बात हुई, सौदा हुआ। अब घाटा मुनाफा तो हर धंधे में, हर सौदे में होता ही है। सर जी, जमीन चाहे बंजर है पर इलाका टॉप का है। दाम तो मतलब यूं बढ़ने वाले हैं। ठीक है, गौरी शंकर जी को ऑफर दो, देखते हैं क्या कहते हैं। सर बाकायदा सारा पेपर वर्क सही था, सब कुछ एकदम कानूनी, एक एक कागज। फिर? बस सर उन्हें लगा कि हमने कम दाम में जमीन खरीद ली है, इसलिए घसीट लिया कोर्ट में। केस का क्या नतीजा निकला? 1 साल केस चला, बाद में गिरीश जी वो केस जीत गए। जज ने साफ कहा था सर कि तुम लोगों को एक ऑफर दिया गया था, तुम लोगों ने ऑफर कबूल किया, जमीन बेच दी। अब कल को जमीन के दाम गिर भी सकते थे, अब बढ़ गए हैं, तो ये तो खरीदार का फायदा हुआ, इसमें फ्रॉड तो है नहीं, बिजनेस है। उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ सर, थोड़ी अनबन थी उनकी तरफ से। अतुल की बात छूटी नहीं है सर, हम उस दाम पर राजी हुए और हमने जमीन बेची। तो फिर कोर्ट केस अनबन? इतने बड़े आदमी के साथ कैसी अनबन साहब? मजबूरी में थे, तंगी में थे, गिरीश जी ने हमें ऑफर दिया, हमें लगा सही होगा, हम मान गए। ये केस आपके छोटे भाई विश्वनाथ ने किया था? जी। देखो बेटा, उस जमीन से अनाज वनाज तो उगना नहीं था, पूरी तरह से बंजर हो गई थी जमीन। बाबूजी, जमीन हाईवे से लगकर थी, आप 5% और मांगते तो जरूर दे देते गिरीश जी। लेकिन भाई बेचने की गरज तो हम लोगों की थी ना। अब गिरीश कौशल जी कोई छोटे मोटे आदमी तो है नहीं, समाज में इज्जत है उनकी, उन्होंने सामने से आकर के दाम लगाए। अब हम उनसे क्या मोल भाव करते, हमें ठीक लगा, हमने बेच दी। बाबूजी, गिरीश जी होंगे इज्जतदार आदमी, बहुत नाम है उनका, लेकिन हम लोग भी ऐसे वैसे नहीं है कि कोई भी आए सामने से मूंगफली के दाम ऑफर करे और हम लोग हाँ बोल दें। विश्वनाथ, हम ना करते, मना करते तो बात बहुत फैलती। सबको लगता कि गिरीश जी ने हमारी जमीन देखी और नहीं खरीदी। कोई ये नहीं मानता कि हमने ना कहा, ये तो मतलब हमारी जमीन पर धब्बा सा लग जाता है आगे बेचने के लिए। ये तो कोई बात नहीं हुई बाबूजी कि डर की वजह से किसी भी पॉलिटिकल आदमी को जमीन बेच दो कि आगे नहीं बिकेगी, और डर के मारे 5% कम ले लो। आपको एक बार भी लगा नहीं कि ये घाटे का सौदा है? लगा विश्वनाथ, इसीलिए हमने सौदेबाजी की, उस अतुल के सामने अपने दाम रखे, मगर उस अतुल ने हमसे कहा कि ये रेट होगा तो ही गिरीश जी खरीदेंगे। वैसे भी हम दूसरी पार्टी से बात कर ही रहे थे, वो तो अतुल ने जोर दिया कि आप गिरीश जी से मिलो, उन्हीं को बेचना सही रहेगा। हाँ, ये तो मीठी धमकी हो गई कि गिरीश जी को ही बेचो। आप लोगों को मालूम है कि जमीन के दाम कितने बढ़ रहे हैं? हमारे बाप दादाओं की जमीन, हमारी पुश्तैनी जमीन, और उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ उनको क्यों मिले? ये तो फ्रॉड है, सरासर फ्रॉड। देखिए सर, दिल तो सभी का खट्टा हुआ था, मगर उस खटास को एक बार विश्वनाथ ने जबान दे दी तो हम सब भी सहमत हो गए। हमें लगा कि हमारे साथ धोखा हुआ है, चीटिंग हुई है हमारे साथ,
हमें सस्ते दाम पर जमीन बेचने के लिए राजी किया गया है। और आप कोर्ट चले गए? जी, लेकिन केस तो विश्वनाथ ने किया था। उसका भी जमीन पर उतना ही हक था जितना हमारा। जमीन बेचते समय उससे सलाह मशवरा हो नहीं पाया था। और आप लोग ये केस हार गए? जी, और उसी दौरान बाबूजी भी चले गए। बलदेव जी, एक सीधा सवाल पूछ रहा हूं, सीधा जवाब दीजिएगा। आपको लगा इसमें आपका नुकसान हुआ है, इस गुस्से में आकर क्या आपने गिरीश कौशल का कत्ल करवाया? सर, कत्ल ही करवाना होता तो केस क्यों करते? देखो साहब, 2 साल पहले जमीन का सौदा हुआ, 1 साल पहले हम केस हार गए, और अब तो जमीन पर गिरीश जी की कोठी खड़ी है। पालीवाल परिवार के साथ जमीन का सौदा और कोर्ट केस के पर्दे के अंदर झांक कर पुलिस को साजिश की संभावना की हल्की सी झलक नजर आई थी, लेकिन यह नजारा धुंधला था। अभी काफी कुछ पता चलना बाकी था। हाँ बोल चारो। साहब, आपने उस बलदेव को थाने बुलाया था ना पूछताछ के लिए, वो कौशल जी के खिलाफ केस को लेकर के? हाँ, तो साहब, इधर आपने उसे उठाया, उधर एक चिड़िया उड़ी। क्या बोली चिड़िया? साहब, चिड़िया बोली कि कुछ दिनों पहले तक इसके घर पे 2 लड़के रह रहे थे, जिसमें से एक अभी जेल में बंद है। जेल में? किस केस में? और नाम क्या उसका? विनय परिहार। छोटा भाई नितिन परिहार। ये जो विनय है ना, जेल में बंद है, गैर कानूनी हथियार के चक्कर में। अच्छा अच्छा, ये वही विनय है क्या जो पर? हाँ साहब, वही। बाड़मेर पुलिस ने गिरीश कौशल की हत्या के मामले में पूछताछ करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से विनय परिहार की कस्टडी ली। हाँ, विनय और नितिन नाम है उनके, यहीं किराए पर रह रहे थे। मैंने नितिन से कहा कि कमरा खाली कर दो। क्यों? हरकतें तो देखिए उनकी। वो विनय बंदूकों का धंधा कर रहा था, जेल में है अभी। गिरीश कौशल? कौन साहब? मैं किसी को नहीं जानता। अगर हमने सारी गोलियां तेरे सीने और पेट के बजाय तेरे थोबड़े पर दाग दी ना, तेरी विलायती पिस्तौल से, तो तुझे भी कोई नहीं पहचान पाएगा, और तेरी लावारिश लाश का क्रियाक्रम हम पुलिस वालों को करना पड़ेगा। साहब देखिए, मैं मानता हूँ कि मैं बंदूकें सप्लाई करने का धंधा करता हूँ, इसके लिए मैं पकड़ा भी गया, लेकिन साहब मैं सिर्फ बंदूकें बेचने का काम करता हूँ, मैं उन्हें चलाता नहीं। मेरा भतीजा है केदार, उसकी इन दोनों से दोस्ती थी, नितिन और विनय। वही उन्हें लेकर आया था, कह रहा था कि इन्हें कमरा किराए पर चाहिए। मैंने भरोसा किया और उन्हें कमरा किराए पर दे दिया। फिर क्या साहब, जिस दिन वो विनय गिरफ्तार हुआ, मुझे तो झटका लगा कि वो इन सब में शामिल है। मैंने नितिन को कहा कि 1 हफ्ता है तुम्हारे पास, घर खाली कर दो, और वो निकल गया। साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मैं और मेरा छोटा भाई नितिन हम वे मजे मारने गए थे, तब गलती से फूटी किस्मत मेरी, मैं पकड़ा गया। लेकिन सब नितिन का मेरे इस धंधे से कोई वास्ता नहीं है, वो तो बेचारा है। तू अजमेर का रहने वाला है ना? जी साहब। तो यहाँ बाड़मेर में क्या कर रहा है? मैं और नितिन दोनों अनाथ हैं, हमारा आगे पीछे कोई नहीं है। वो तो नितिन का एक दोस्त है केदार, वो यहाँ का ही है, उसने बोला यहाँ काम वाम मिल जाएगा। सर, मैं जब अजमेर में था तब नितिन मेरा क्लासमेट था। वो कॉलेज ड्रॉप आउट था, लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी और यहाँ आ गया। तब नितिन और उसका बड़ा भाई विनय वो यहाँ पर काम की तलाश में आ गए। रहने के लिए उनके पास जगह नहीं थी, तो मैंने बलदेव ताऊ जी से कहा उनको कमरा दे दीजिए। तो तुम जानते थे कि विनय क्या काम करता है? नहीं सर, अगर जानता तो मैं विनय से कभी बात नहीं करता, और अब तो मैं नितिन से भी बात नहीं करता हूँ। साहब वैसी लगी पड़ी है, ये कौन गिरीश कौशल है, क्या माजरा है, मुझे कुछ नहीं मालूम सर। और वहां जेल में बैठकर मैं किसी को कैसे मार सकता हूँ? मैंने कहा कि तूने मारा है उसे, गन बेचने के। अच्छे से जानता है कि लोग दुश्मनियों से, लालच से, नफरत से मरते हैं। साहब किसी अजनबी को मरवा कर मेरा क्या फायदा हो सकता है? ये लोग हत्यारे हैं बापू, 1 पैसा कम ना लेंगे, और जो दिया वो तो बिल्कुल ही मंजूर नहीं है इनको। तो क्या करें बेटा? पता नहीं बापू।
ये आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने आपके साथ धोखा किया? आपने मेरे पिताजी को मार्केट के दाम से 5% कम दिए थे गिरीश जी। विश्वनाथ जी, गौरी शंकर जी को हमने एक ऑफर दिया था, उन्होंने कबूल किया। हमने सारे पैसे टाइम पर दिए और कागजात बिल्कुल सही है। हाँ, लेकिन दाम सही नहीं है। आप मुझे 5% और दे दीजिए बस। अरे आपको 5% दे दूंगा तो जिन जिन से जमीन खरीदी है सारे लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे। मैं मदद नहीं बांटता हूँ, ईमानदारी से बिजनेस करता हूँ। गिरीश जी, जमीन के दाम देखिए कितने बढ़ रहे हैं, आपको करोड़ों का मुनाफा होगा। एक बात बताइए, अगर दाम गिर जाते मैं आपसे पैसे मांगता, आप देते? ये तो कोई बात नहीं हुई गिरीश। या तो आप मेरे हक का मुझे 5% दे दीजिए या मेरी जमीन वापस दे दीजिए, मैं कोई दूसरा खरीदार ढूंढूंगा। बचकानी बातें मत करिए विश्वनाथ जी। उस जमीन पर मैंने कोठी बांधना शुरू कर दिया। हाँ तो तुलवा दीजिए उसे, मेरी जमीन वापस कर दीजिए। ठीक है, आप अपनी जमीन वापस ले लीजिए, लेकिन बेचूंगा मैं आज के दाम पर। मैं तब के दाम पर 5% मांग रहा हूँ, आज के दाम पर नहीं मांग रहा हूँ। कमाल है, कभी 5% मांग रहे हैं, कभी अपनी जमीन वापस मांग रहे हैं। सच बात यह है, मैं आपको दोनों नहीं दे सकता और नहीं दूंगा। देखिए गिरीश जी, इतना लालच अच्छी बात नहीं है। अरे इतनी बेवकूफ़ी भी ठीक नहीं है विश्वनाथ जी। कोई भी आपकी मांग को जायज़ नहीं ठहराएगा। अदालत समझेगी मेरी बात को। अदालत आपके दबाव में नहीं है, आपसे डरती नहीं है अदालत। विश्वनाथ जी, मेरा कारोबार पूरी तरह से साफ है, मुझे किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। देख लीजिए गिरीश जी, अदालत में केस खिंच जाएगा तो बहुत महंगा पड़ेगा। आप मुझे धमकियाँ दे रहे हैं? हाँ, मैं आपसे अभी तक इतनी तमीज़ और इज्जत से बात कर रहा हूँ। तो आप मेरा 5% देंगे नहीं? जो तय था दे दिया गया है, उसके ऊपर एक पैसा भी नहीं। आइंदा से आप ऐसी मांगे मत लेकर आइएगा। जय श्री राम। राम का नाम लेकर हरकतें रावणों वाली कर रहे हैं। याद है, रावण की लंका जल गई थी पूरी की पूरी। अदालत? क्यों विश्वनाथ? क्यों नहीं बाबूजी? बाबूजी, विश्वनाथ ने ईमानदारी से उससे कहा कि 5% दे दो, उसने मना कर दिया। लेकिन केस करना क्या उचित होगा? बड़े लोग हैं वो, वकील वगैरह का काफी खर्चा होगा। आखिरी दम तक लड़ूंगा। ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि आदमी अमीर है, ताकतवर है तो सिर्फ उसकी मर्जी चलेगी। बाबूजी, अदालत के सामने बड़ों बड़ों को घुटने टेकने पड़ते हैं। लेकिन उस जमीन पर तो उसने कोठी बनाना शुरू कर दिया। हाँ, लेकिन उस कोठी में रहेगा नहीं, जीना हराम कर दूंगा उसका। देखो बेटा विश्वनाथ, इतना याद रखो, तुम ये सब कर रहे हो ना, वो सब एक ऐसा बदला लेने के लिए कर रहे हो जिसकी नींव एकदम खोखली है। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी इमारत गिराने के चक्कर में तुम्हारी अपनी धंस जाए। देखो बेटा, गुस्सा अच्छे अच्छों को मिट्टी में मिला देता है। सर जी, उसने केस कर ही दिया और पटिशन ये फाइल की है कि हमने जमीन खरीदने के चक्कर में उसके पिता श्री गौरी शंकर के साथ धोखा किया। सर फिर है, अब मेरे लॉयर सब संभाल लेंगे। विश्वनाथ पालीवाल जानता नहीं है कि कोर्ट के इस पैसों के साथ जिंदगी को भी चूस लेगा। जिद पर अड़ा रहा विश्वनाथ पालीवाल अपनी बची खुची सारी छोटी छोटी जमीनें बेचने लगा जो उसे विरासत में अपने पिता से मिली थी। इन पैसों से वो गिरीश कौशल के खिलाफ केस लड़ता रहा। उसी दौरान उसके पिता का देहांत हो गया, लेकिन वो अपने 5% के लिए अदालत में केस लड़ता रहा। पर अदालत का फैसला गिरीश कौशल के पक्ष में आया। ऐसा नहीं था कि विश्वनाथ को पता नहीं था कि एक दिन ऐसा होगा, पर उसके अंदर एक अजीब सी जिद थी कि किसी भी तरह फैसला उसकी तरफ होगा। सारा कुछ क्या कर दिया मैंने? पहले कोर्ट केस, फिर ये, और मिला क्या? कुछ भी नहीं। मैं देख क्यों नहीं पाया केदार? ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, डूब जाएंगे हम लोग। बहुत बड़ी गलती हुई है हमसे, बहुत बड़ी गलती हुई है हमसे। पर अब क्या कर सकते हैं बापू? कर सकता था मैं, रोक सकता था तुझे। इस काम के लिए हाँ नहीं कहनी थी मुझे।
एक बेटे ने अपने पिता को एक हारती हुई लड़ाई लड़ते देखा था। एक बेटे ने अपने पिता को टूटते हुए देखा था, इस सोच से कि उसके साथ धोखा हुआ है। एक बेटा अपने पिता को न्याय नहीं तो कम से कम सुकून तो देना चाहता था। यार केदार, मैं जब भी तेरे बापू को देखता हूँ मेरा दिल बैठ जाता है। वो हमेशा मायूस और उदास बैठे रहते हैं। आजकल बापू के दिमाग में बस एक ही बात चलती रहती है कि मुझे गिरीश कौशल ने धोखा दे दिया, मुझे गिरीश कौशल ने धोखा दे दिया। सच्ची में धोखा दिया था उसने? हाँ दिया। गिरीश कौशल तो ये बात मानने से रहा, और ना ही वो भरपाई देने वाला है कभी। अरे वो क्यों देने लगा यार? बापू गए थे मांगने उससे, जलील किया उन्हें जब बापू ने केस ठोका। और देखो उस केस ने हम सबको बुरी तरह से ठोक दिया। ये गिरीश कौशल की काफी जमीनें होंगी ना यहाँ पर? अरे आधे बाड़मेर की जमीनें उसी की हैं साली। बंदा अपने रुतबे, अपने पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट के दम पे सारी जमीनें हड़प रहा है, और वो भी अपने खुद के दाम पर, अपनी मर्जी पर। अरे भाई, मर्जी का मालिक तो सबको होना चाहिए। अरे काय का मालिक? सारी मर्जी के मालिक सिर्फ मालिक लोग होते हैं, बाकी हमारी मर्जी तो। देख भाई, उसने तेरे बाबूजी, तेरी माई और तुझे गहरा घाव दिया है ना? दिया है या नहीं? कोई शक नहीं, दिया है। और वो तुम्हारी जमीन भी नहीं लौटा रहा? इस जिंदगी में तो कभी नहीं लौटाएगा। तो तू भी उसके घर वालों को गहरा घाव लौटा दे इसी जिंदगी में। कैसे? उसकी जिंदगी लेकर खत्म कर। क्या बात कर रहा है बे? देख यार, ये तिल तिल कर और रो रो कर जिंदगी जीने में कोई मतलब नहीं है। आखिर इंसान की भी तो कोई इज्जत होती है ना। और ये जिंदगी और मौत एक रंगमंच है। उस गिरीश कौशल ने तेरे बाबूजी के आंख पर पर्दा गिरा दिया। अब तेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि तू उसके आंख पर पर्दा गिरा दे, और वो भी परमानेंट। क्या करना है? हिसाब बराबर करना है। गिरीश कौशल का जान लेकर उसने तो आपको जिंदगी भर के लिए जिंदा लाश बनाकर रख दिया है। जान का बदला जान बापू। पहले मेरी जिद थी गिरीश कौशल को अदालत में हराने की, उसके लिए आधी जमीन बेच दी। फिर तुम्हारी जिद थी गिरीश कौशल को खत्म कर दिया, बाकी जमीन उसके लिए बेच दी। अब एक मुट्ठी जमीन नहीं है हमारे पास बेचने के लिए। सब कुछ खत्म हो गया। हम लोग अपनी बाइक पर दुकान के यहाँ तक आएंगे, इतनी दूरी पर। फिर मैं उतर जाऊंगा और चलता हुआ दुकान के यहाँ तक आऊंगा। आराम से, कोई टेंशन नहीं। बेहोश होगा ना? बेहोश नहीं होगा, मर गया होगा। फिर आगे तुम दोनों आ जाओगे। फिर तू उतरेगा, मेरे पास आएगा और हम लोग ताला तोड़ेंगे। उसके बाद सुजीत, तू और मैं दोनों मिलकर दुकान के काउंटर को फोड़ देंगे और सारा माल बटोर लेंगे। और रमेश? रमेश बाहर ही खड़ा रहेगा। अगर कोई भी खतरा होता है तो तू 3 बार एक्सीलेटर देगा, व्रूम व्रूम व्रूम, और हम लोग दौड़कर इसके पीछे बैठ जाएंगे और वहां से भाग जाएंगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्या नहीं होगा? मतलब कोई खतरा नहीं होगा। हम लोग बड़े आराम से सारा माल बटोर कर यहाँ आ जाएंगे, और यहाँ आने के बाद माल के होंगे 3 हिस्से। फिर उसके बाद टाटा बाय बाय। और फिर उस केदार और उसके बाप के गोली मारेंगे। ठीक? चलें? चलो सुजीत। हाँ चलो। भगत नगर के पास से खबरी की इंफॉर्मेशन आई है। 3 आदमी बाइक पर कोई दुकान लूटने चले हैं। उनके पास हथियार हो सकते हैं। सभी पेट्रोल टीम को आगाह किया जाता है। ओवर एंड आउट।
बंदे की स्पॉट हुए हैं। गाड़ी आगे लो जल्दी। अरुण कुछ गड़बड़ लग रही है यार। अरे भगा 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 भगा। तीनों संदिग्ध धर लिए गए, हथियार मिले। साहब मारी मत साहब, हम कोई दुकान नहीं लूट रहे थे, हम अपने गांव जा रहे थे। कौन सा गांव? बंदूकपुर। वो बंदूकें हम अपनी हिफाजत के लिए रखते हैं। वो औजार हमारे साहब मिस्त्री हम। तो तुम सब शरीफ मेहनती मिस्त्री हो, और हम लोग कौन है? पुलिस वाले? ना ना, हम तो यमराज हैं। क्यों? हम जोरी की दुकान लूटने जा रहे थे साहब। कौन सी दुकान? साहब वो जो जयंती चौक पे। तुम लोग तो यहाँ के नहीं लगते। कौन से नरक से आए हो? क्या क्या पाप किए हैं पहले? साहब हम सच बोल रहे हैं साहब, हमने ये काम पहली बार किया साहब। हम यही पास के गांव के हैं, पोखरन। पोखरन तुम्हारा गांव है? पोखरन में कहाँ से हो? बता तो बताओ। वो साहब वो गांव का नाम है हा? वो गांव का नाम है। मारना मत साहब, साहब हम दोनों लखनऊ से हैं और ये बाड़मेर से साहब। अरे बंदूक वाले मिस्त्री वो गांव के? माधव सिंह। जी साहब। अब असली वाली पिटाई शुरू करो उनकी। सर ये बाड़मेर के उस लड़के की फाइल है, वहाँ के थाने ने फैक्स की है। क्या लिखा है? मिस्त्री हैं? नहीं सर, सुजीत राठी नाम है, हिस्ट्री शीटर है और अभी कुछ ही दिन पहले सजा काट कर आया है। और वो दो लखनऊ के नवाब? एक अरुण सैनी और एक रमेश सिंह। कुंडली क्या इनकी? सर पूरे यूपी के हर दूसरे शहर में कांड किया इन लोगों ने और वहाँ के हर जेल की हवा काट चुके हैं। और इतनी दूर जैसलमेर में एक छोटी सी ज्वेलरी की दुकान लूटने आए थे। हो ही नहीं सकता। एक बाड़मेर से, दो यूपी से, जरूर कोई बड़ा कांड करने आए थे या कर चुके हैं। सर गंगा पेट्रोल पंप की डकैती और 3 हफ्ते पहले एटीएम की लूट, कहीं ये तीनों वही तो नहीं है? गुड मॉर्निंग। कैसी कटी रात? अच्छा सुनो, लखनऊ के नवाबों और बाड़मेर के बादशाह, आज 11 बजे मुझे कोर्ट में पेश होना है 2 केसेस लेकर। पहला है पेट्रोल पंप पे डकैती, जहाँ 3 नकाबपोश बंदे थे, और दूसरा एटीएम की लूट, जहाँ 2 थे पर हम 3 बताएं। साथ ही 3 मर्डर केसेस जो काफ़ी दिनों से सूखे सूखे जा रहे हैं। क्या कहते हो? सारे के सारे केसेस तुम लोगों के सिर पे मर दूं? हाँ, मंजूर है? ज़्यादा सोचो मत, तुरंत बता दो कि तुम तीनों क्या करने आए थे यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है कि सिर्फ गहने लूटने तो नहीं आए थे तुम लोग यहाँ पे। सब यकीन कीजिए हमारा, हम यहाँ जोहरी की दुकान लूटने आए थे। ठीक है, मान लिया। कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने भी यही कहना, फिर देखते हैं वो क्या कहते हैं। मोहन सिंह। जी साहब। इन तीनों को तैयार करो, आज कोर्ट में इनकी पेशी है 11 बजे। 5 केसेस में ये तीनों मुख्य आरोपी होंगे। 4 चश्मदीद गवाह तैयार करो, अपने वही रोज वाले। जी साहब। और आज शाम को हम पार्टी करेंगे। 5 केसेस एक दिन में, बम्पर धमाका है भाई। साहब रुकिए, हम लोगों ने बाड़मेर में एक कांड किया था जिसके पैसे नहीं मिले थे। कड़की चल रही थी, इसीलिए ज्वेलरी शॉप का प्लान बना। क्या कांड किया था बाड़मेर में? मर्डर था सर। ये हुई ना बात, किसका किया था? क्या नाम था उसका? गिरीश कौशल। गिरीश कौशल? ये तो बाड़मेर का बहुत चर्चित मर्डर केस है। जी सर। चलो शुरू हो जाओ, पूरी स्टोरी एकदम शुरुआत से। अच्छी खबर है सर, गिरीश कौशल मर्डर केस क्रैक हो गया है। क्या? कौन लोग थे? विनय परिहार। 12 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच गिरीश कौशल को जो धमकियां मिल रही थी वो इसी विनय परिहार ने दी थी। रेड में जो पकड़ा गया था वो विनय परिहार? जी हाँ सर, वो तो बाई चांस हमें वहां मिल गया। वैसे तो वो बंदूकों का सप्लायर है, लेकिन वो 2 बंदूकें उसने खुद के लिए रखी थी, जिनसे अगले दिन वो गिरीश कौशल का कत्ल करने वाला था। क्यों? उसने सुपारी ली थी सर, कुछ करने से पहले ही हमने उसे पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। जेल में उसकी मुलाकात हुई हिस्ट्री शीटर सुजीत राठी से। ये राठी अगले दिन रिहा होने वाला था, तो वो सुपारी इसने सुजीत राठी को दे दी। फिर इस सुजीत राठी ने अपने 2 दोस्त लखनऊ से बुलवाए, हिस्ट्री शीटर। इन दोनों की यूपी में लंबी हिस्ट्री है, अरुण सैनी और रमेश सिंह।
इन तीनों ने मिलकर गिरीश कौशल का कत्ल कर दिया और अब तीनों पकड़े गए। कहाँ पकड़े गए? जैसलमेर में। वहां ये तीनों किसी जौहरी की दुकान में लूटपाट करने वाले थे। पुलिस को एक टिप मिली, कल रात को इन तीनों को धर लिया। धुलाई के बाद सब उगल दिया तीनों ने। ये तो किसी के हाथ की कठपुतलियां रस होगी। तो और किसके हाथ में थी? वही सर जिन पर हमें शक था। जमीन का मामला, विश्वनाथ पालीवाल और उसका बेटा केदार पालीवाल। भैया, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि विश्वनाथ के दिल में गिरीश जी के लिए इतनी नफरत पनप रही थी। थोड़ी नफरत तो हम सबके दिल में थी वल्लभ। विश्वनाथ के दिल में वो नासूर बन गई। सर अरुण सैनी, रमेश सिंह और सुजीत राठी, इन तीनों को जैसलमेर से रवाना कर दिया गया है। अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि गिरीश कौशल के हथियार इस तरह से पकड़े गए। सर विनय परिहार का छोटा भाई नितिन पकड़ा गया है। वो जोधपुर में ही कहीं छिपा बैठा था, उसे वहां से उठा लिया गया है और वो यहाँ के लिए पार्सल भी हो चुका है। मम्मी, पापा के हत्यारों को पुलिस ने पकड़ लिया। कौन थे दीदी? आखिरकार इस रंगमंच पर पर्दा गिर गया। मंच पर मौत का तांडव करने वाली कठपुतलियां और उनकी डोर पकड़कर उन्हें नचवाने वाले कठपुतलीकार सभी अब एक ही जगह पर पहुंच गए हैं, जहां हर मुजरिम पहुंचता है, जेल। गिरीश कौशल की हत्या में शामिल सभी मुजरिमों को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, धारा 120 बी के तहत आपराधिक षड्यंत्र के लिए, धारा 34 के तहत एक ही मंशा से जुर्म करने के लिए और सेक्शन 25 के तहत अवैध हथियार रखने के लिए बुक किया गया है। सभी इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में हैं। निराशा एक अथाह गड्ढा है। इसे आप अवैध तरीके से भरने की कोशिश करो तो ये और गहरा होता जाता है और भरने वाले को खींचकर डुबो देता है और फिर निगल लेता है। विश्वनाथ को इस बात का एहसास काफी देर से हुआ। उसकी निराशा ने, उसके बेबुनियाद गुस्से ने, उसकी कड़वाहट ने पहले उसके बेटे के विवेक और जमीर को शिकार बनाया और फिर एक ऐसे आदमी की हत्या करवाई जिससे कौशल परिवार पूरी तरह से चूर चूर हो गया। इस केस में मंजे हुए पेशेवर खूनी शामिल थे, लेकिन फिर भी वो परफेक्ट मर्डर से कोसों दूर थे। ऐसा शायद समझा जा सकता है कि अगर वो लोग गहनों की दुकान को लूटने नहीं जाते तो ये हाई प्रोफाइल केस एक अनसुलझा केस बनकर रह जाता। लेकिन जुर्म की एक खासियत है कि वो मुजरिम को घुमा फिराकर कानून के कटघरे में लाकर खड़ा कर ही देता है। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।